नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण पांडे और आज अपने इस प्रोग्राम आपड़ो खेती इसमें हम आपसे मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी से, जो आज हमारे मेहमान हैं। और ये कृषि वैज्ञानिक हैं और कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे शोध किए हैं और इनके उस शोध का बहुत अच्छा प्रतिफल भी मिला है। लोकल जो किसान हैं आके अपने शेखावटी क्षेत्र के और या फिर राजस्थान में जहाँ जहाँ ये रहे सरकारी पदों पे भी ये रहे हैं और इनके शोध वाकई बहुत कारगर रहे और इनसे बहुत सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे कि किस तरह से किसानों को कम लागत में अच्छी फसल, अच्छी उपज हो सके, किस मौसम में किस तरह की खेती होनी चाहिए और उसके तरीके क्या हैं। तो बहुत सारे मुद्दे पर इनसे बात करेंगे और आज हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, एक चीज़ हम पहले जानना चाहेंगे, अगर हम वैश्विक परिदृश्य को लेकर बात करें जी। तो जल की स्थिति क्या है अभी अगर पूरे देश और दुनिया के या पूरे ब्रह्मांड की हम बात करते हैं जी तो 3/4 भाग के अंदर जल है जी और 1/4 भाग में जमीन और पहाड़ और सारी चीजें जी लेकिन वो 3/4 पानी है, वो करीब करीब आप यूँ समझिए कि खारा है। समंदर का पानी समंदर का पानी है। उस पानी को अगर जमीन पे फैला दिया जाए तो 3 किलोमीटर की परत बन जाएगी, इतना पानी है। अच्छा। लेकिन वो पानी खारा है, उसको खेती के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्री वगैरह के लिए उसका हम उपयोग नहीं कर सकते जी। जो सिर्फ पानी पीने योग्य है या खेती के लायक है वो सिर्फ मात्र आज 2.5% पानी है, 2.7% के आसपास है। उस 2.7 का भी 72.6% अच्छा। पानी है वो ध्रुवों के ऊपर बर्फ के रूप में जमा हुआ 2.7 का 6%। यस नहीं, 2.7 का 72%। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। 2.7 का 72% जी। और 2.7 का करीब 22.5% पानी है जो ग्राउंड वाटर है, भूजल जिसको हम कहते हैं, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं। 22% के आसपास है, 22.5%। उस 22.5% का भी 50% पानी ऐसा है जो 500 मीटर की गहराई में है और बाकी 11% 500 से भी नीचे है, जिसको निकालना बहुत ही महंगा है। अच्छा। जिसपे बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है हमें। जी जी। और मात्र 5.5% पानी ऐसा है जो सरफेस वाटर है नदी नालों में और जो एटमॉस्फेयर के अंदर है, जो बारिश का भी उसमें आता है, जिसको हम प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। अच्छा। बरसात का पानी है, नदियों का पानी है, नालों का पानी है, वातावरण में जो पानी है वो जो बारिश है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए हमें आज फोकस करने की आवश्यकता है। बरसात का जो पानी है जिसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, कोई बिजली का बिल नहीं आता है, उसको उस बरसात के पानी को किस तरह से हम कंजर्व करें, कैसे हम कलेक्ट करें, मतलब कैसे वाटर कंजर्वेशन के प्रोग्राम के तहत जो सारी चीजें होती हैं। बरसात का जितना पानी बरसता है, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसका 3/4 पानी है वो समुद्र में चला जाता है बह के। बारिश वाला पानी भी करीब 4000 करोड़ घन क्यूबिक मीटर पानी बरसता है लगभग ऑन एन एवरेज, जिसका 1/4 पानी को ही हम बचा पाते हैं, बाकी पूरा का पूरा पानी समुद्र में जाके खारा हो जाता है। अच्छा। तो हमें सबसे ज्यादा आज जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने वो है स्वच्छ पानी। चाहे वो पीने की मतलब उसका लेवल और ये पोर्शन जो है इतना घट चुका है। पानी दिन प्रतिदिन पर यूनिट एरिया है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी स्पीड से बढ़ रही है। आज हमारी जो जनसंख्या है वो करीब 1 अरब और 40 करोड़ के आसपास है। बिल्कुल। और पानी आज से अगर हम 25-30 साल पहले की बात करें, जो डेटा अवेलेबल है 1985 में यानी कि 1985 में, अच्छा, जो अदर देन एग्रीकल्चर, कृषि के अलावा जो पानी काम में लिया जा रहा था, चाहे वो घरेलू काम में लिया जा रहा हो चाहे इंडस्ट्री में लिया जा रहा था, वो मात्र 12-13-14% के आसपास था। आज वो बढ़ के 30% से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा। अदर देन एग्रीकल्चर वाला पानी, तो वो पानी जो वो बढ़ा है, उसका पोर्शन बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी है, रिक्वायरमेंट बढ़ी है।
तो जो अदर देन एग्रीकल्चर की पानी की मात्रा थी हाँ। वो दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। अच्छा, आप रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि जी, उतना जी। बढ़ चुका है, लेकिन हाँ, पानी हमारे पास है नहीं। पानी तो वही है, फिक्स है पानी, वो रोटेट करता जी। है। वो तो बरसात के रूप में चक्रीकरण है पानी का, जो पानी अवेलेबल है वही पानी घूमता रहता है। लेकिन उसकी खपत बढ़ गई है। उसकी खपत बढ़ गई, पर यूनिट कंजप्शन है जी। वो हमारा बढ़ रहा है। अच्छा। और जो अदर देन एग्रीकल्चर की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि मात्र 13% था 1985 में, जो आज बढ़ के 30% से ऊपर हो गया है। तो जो पानी कट रहा है वो कहाँ से कटा? आपका एग्रीकल्चर वाला पानी कटा, वो जो इंडस्ट्री में जा रहा उधर है। की खपत को हाँ। मेकअप करने के लिए जी। इंडस्ट्री जो खेती की पानी है हाँ, उसका यूज हो रहा है अब, तो जाहिर है कि खेती का पानी फिर कम पड़ कम जाएगा। पड़ रहा है, तो प्रोडक्शन भी कम होने लगा है पानी की वजह से। अच्छा। जी, तो अब जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, पहले हम फ्लड इरिगेशन करते थे, जी। पानी कितना भी दो इतना पानी था हमारे पास में। अच्छा। अब क्या है कि हमारे पास में ऐसी डिवाइसेस डेवलप हो गई है, वाटर सेविंग डिवाइसेस, हम्म। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, फुहारा इरिगेशन पद्धति है, पाइपों से पानी देते हैं। और आजकल तो बड़ी हाई टेक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, जिससे कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा सिस्टम। किस तरह से? मतलब कंप्यूटराइज? कंप्यूटराइज इन द सेंस की फील्ड के अंदर ऐसे सेंसर लगे हुए हैं, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि जो फील्ड कैपेसिटी से पानी कम होगा, डेफिसिट होगा, अच्छा, वो पानी नीचे चला जाएगा, पानी कम हो जाएगा फसल में, तो आपको कंप्यूटर पे इंडिकेशन मिल जाएगा कि इस फसल के अंदर पानी की आवश्यकता है। इतना अच्छा। इजराइल वगैरह के अंदर तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है पानी के लिए, उस पे हमें जाना पड़ेगा। तो अब वापस हम अगर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और हमारी जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जी। सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए हमारे पूरे देश और दुनिया का, कि पानी को कैसे बचाया जाए, पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए। क्योंकि पानी तो है उतना ही। हाँ, अब आपको उसका यूज भी करना है, बढ़ रहा है, उसका बचाना है। तो कंजर्वेशन का क्या क्या तरीका? कंजर्वेशन का सबसे बड़ा एक हमारे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे देश के अंदर, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा। उसका मुख्य उद्देश्य, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि आकाश का पानी पाताल में, जो भी बरसात का पानी बरसता है वो जमीन के अंदर जाना चाहिए। मतलब समंदर में जो उतना पानी चला जाता था, वेस्ट हो जाता था, उसको बचाना है। मेजर फोकस है कि उस पानी को बचाएं। जी। अगर नीचे पानी जाएगा तो नीचे वाला पानी ऊपर आएगा। अब जो जमीन के अंदर पानी था, जो हमारा भूजल था जी, वो खत्म हो चुका है। राजस्थान के अंदर करीब करीब बहुत सारे 50% से ज्यादा एरिया में खत्म हो चुका है, आवश्यकता से अधिक दोहन करने की वजह से। तो जो बरसात का राजस्थान पर्टिकुलर, कभी इस मुद्दे पर आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि आने वाले कितने साल के लिए राजस्थान में पानी बच रहा है। राजस्थान एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश का जी। आज हमारे पास में करीब 10% एरिया क्षेत्रफल है, लेकिन पानी 1% से भी कम। अच्छा। तो राजस्थान सूखा प्रदेश है जी। तो इसमें बरसात का पानी है, उसके लिए हमें जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के जो सिद्धांत है, आकाश का पानी पाताल में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, छत का पानी कुंड में, बहते हुए पानी को चलना सिखाना है, चलते हुए पानी को रेंगना और रोकना सिखाना कि वो बच सके। पानी को रोको, आप पानी को बहने से रोके। समुद्र, हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, शायद आपने सुना भी होगा जी, कि नदियों को जोड़ा जाए। हाँ, बिल्कुल चैनलाइज कर देंगे, नदियों को जोड़ दिया जाए। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताना चाहूँगा, बरसात के सीजन के अंदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में जब ज़्यादा बरसात होती है तो घग्गर फ्लड का पानी आता है, हनुमानगढ़ जिले को क्रॉस करते हुए, सूरतगढ़ को क्रॉस करते हुए और पाकिस्तान में पानी जाता है। और वो नाला नदी वो कई महीनों तक चलती है और पाकिस्तान को हमें मुआवजा देना पड़ता है उसके लिए। अच्छा, हम पानी भी दे रहे हैं और मुआवजा भी दे रहे हैं, क्योंकि फसलें खराब हो रही हैं उस पानी की वजह से किसानों की। अच्छा। जैसे चावल का वो सीजन है, बरसात के समय चावल लगता है, कपास लगता है, मूंगफली लगते हैं, और जो भी खरीफ की सीजन की फसलें हैं उसके एवज में मुआवजा देना पड़ता है हमें। तो उस पानी को चैनलाइज करके अगर शेखावाटी के एरिया की ओर मोड़ दिया जाए, हनुमानगढ़ जिला कोई दूर नहीं है यहाँ से, करीब 250-300 किलोमीटर के आसपास, 250 किलोमीटर मुश्किल से। अच्छा। उसको चैनलाइज करके सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर की तरफ उस पानी को मोड़ दिया जाए तो आज हमारे जो पानी की समस्या है उसका निदान हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के ऊपर बात
भाषण और उपदेश तो बहुत देते हैं बड़े बड़े लोग हमारे, जी। लेकिन इसके लिए समयबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से अगर पानी के ऊपर हम काम करेंगे तो आगे आने वाला भविष्य बचेगा, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। आप अभी क्या देख रहे हैं कि आने वाले कितने दिनों के लिए राजस्थान में पानी है? राजस्थान पे तो अब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आपने देखा कि पिछले 3 दिन से आंधी आ रही है, 2 दिन गर्मी पड़ रही ये है। भी आश्चर्यजनक रूप से राजस्थान सबसे में बड़ी जो अभी जलवायु परिवर्तन का हमारे कृषि के ऊपर बहुत ही दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जी। अभी किसानों की फसल पकी थी कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा। और अभी 1 ओले पड़ महीने गए। ओले पड़ गए, बरसात हो गई, जिसकी वजह से गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, मेथी सब खराब हो गया, गल गया, काला हो गया, मार्केट में उसको पैसा नहीं मिल रहा। जो सरसों पिछली साल 7,000 रुपये बिक रही थी, वो इस बार 44 और 42 रुपये में भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। जी हाँ, तो ये जो बरसात समय पे नहीं होगी, गलत समय पे हो रही है। फसल की बढ़वार के समय पे यही बरसात होती तो प्रोडक्शन 1.5 और दुगना हो सकता था, लेकिन अच्छा। बरसात पकने के बाद, कटाई के बाद, तो इस मौसम को तो हम नहीं रोक सकते हैं, जलवायु परिवर्तन को फिलहाल नहीं रोक सकते हैं। इसको भी रोक सकते हैं। इसको जलवायु परिवर्तन होने का सबसे बड़ा जो खराबा हो रहा है वो हम नहीं किया है। हमने जो भी रिसोर्सेज थे हमारे, जो प्रकृति ने दिए हैं जी। उनका हमने मिसयूज किया, मिसमैनेजमेंट किया। उसको तरीके से और सलीके से अगर उपयोग और उसका उपभोग करते तो आज प्रकृति भी हमें साथ देती। जंगल कट रहे हैं, हरियाली है वो कम होती जा रही है, ये सब सबसे बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण है। ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ओजोन के अंदर रैप्चर हो गया लेयर के अंदर, जिसकी वजह से सूरज का जो प्रकाश जो जमीन पे आ रहा है वो वापस नहीं जा रहा है। वापस नहीं जा रहा है तो इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है। जमीन का सब मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन का, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो हमारा जमीन का टेम्परेचर पिछले 100 साल में नहीं बढ़ा, वो टेम्परेचर पिछले 20 साल में बढ़ गया है। अच्छा, इतना फर्क है? इतना फर्क पड़ा है क्योंकि इंडस्ट्री डेवलप हो रही है बहुत ज्यादा, एयर कंडीशनिंग हो रहे हैं, आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो रहा है, ग्रीन हाउसेज में खेती हो रही है, पॉली हाउसेज में हो रही है। इसमें कई तरह की गैसेज भी छोड़ी जा रही है जो हार्मफुल गैसेज है। अच्छा। हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन वगैरह है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ। उसको बचाने के लिए, जैसे पानी को बचाने की हम बात कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हमें प्लांटेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे वन विभाग की जो नीति बनी थी 1952 के अंदर, उसके अनुसार हमारा जो वन का क्षेत्र है वो लगभग 33% के आसपास होना चाहिए, लेकिन वन धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इस वन के जंगल पर तो हम लोग आएंगे। हाँ जी, जी। अभी पानी की कंजर्वेशन की जो बात कर रहे थे, इसका जैसे आम लोग भी जी, हमारे यहाँ लोकल किसान है, शेखावटी क्षेत्र की या फिर राजस्थान की बात करें, हम लोग यहाँ पानी चूंकि कम है, तो कंजर्वेशन का इसका और क्या तरीका सरकार सही कंजर्वेशन का आम आदमी कैसे इसके कंजर्वेशन पे जा सकता है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जैसे हम पानी को 3 मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। एक तो हमारा डोमेस्टिक यूज है, चाहे हमारे जानवर हैं चाहे इंसान है, जी, पानी का उपयोग और उपभोग करता है। हम सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक, जी, शुरू से उठते सबसे पहले कुर्ला करते हैं, फिर दातुन करते हैं, फिर सेविंग करते हैं, किचन में काम होता है, फर्श की धुलाई होती है, गाड़ियों की सफाई होती है, और बहुत सारी जगह पे पानी का इस्तेमाल होता सुबह से लेके बाथरूम में, किचन में, टॉयलेट में इतना पानी का मिसयूज होता है। चाहे आप पेस्ट कर रहे हैं, दातुन कर रहे हैं, तो पानी चल रहा है नल का आपका, और खड़े खड़े आप 5-7 मिनट चला रहे हैं उसको, नहा रहे हैं, शावर चला रहे हैं, टब का यूज कर रहे हैं। तो हम डोमेस्टिक यूज में भी अगर सही तरीके से, मितव्ययता से और बिल्कुल न्याय संगत तरीके से पानी को बचाएं तो 30% पानी तो हम डोमेस्टिक यूज में बचा सकते हैं। पानी 30%? पानी किसी की बपोती नहीं है, ये एक हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, ये हमारी निधि है, आगे आने वाले भविष्य के लिए बचाना है इसका। आज पानी की कमी नहीं है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, पानी का मिसयूज और मिसमैनेजमेंट है। उसके ऊपर कैसे अंकुश लगे, ये चाहे खेती की बात करें आप, चाहे घरेलू बात की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें। जैसे मैंने घरेलू में कितना मिसयूज हो रहा है, 30% तो वो हो गया। जी, इसी तरह से आप खेती के अंदर पानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, कृषि प्रोडक्शन को, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम पानी खेती के अंदर प्रयोग किया जाता है।
और खेती में भी जैसे बहुत सारे एरियाज है, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें जी। या राजस्थान के हम बात करते हैं, तो हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ और कोटा में चंबल का पानी लगता है। गंगानगर हनुमानगढ़ में 3 नहरों का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर IGNP है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा एंड गंग कैनाल सिस्टम है। गंग कैनाल बहुत पुराना सिस्टम है जो राजस्थान में 1930 के अंदर विकसित हुआ था। उसके बाद में भाखड़ा कैनाल आया, फिर ये आया। तो इसके अंदर क्या फ्लड इरिगेशन करते हैं, खेत में पानी 2-2, 3-3 बीघे के बड़े बड़े क्यारे बनाते हैं और इसमें पानी का बहुत जबरदस्त मिसयूज होता है। उसी अच्छा। पानी को डिग्गी बना के, मतलब पानी वहाँ पे सरप्लस है, ज्यादा है, इसलिए उसका मिसयूज मिसयूज हो रहा है। उस पानी को अगर डिग्गियों में भर के अगर उसको स्प्रिंकलर से, ड्रिप से दिया जाए तो उस पानी को, जहाँ पे पानी की कमी है, जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे आपका ये आपका पश्चिमी राजस्थान है, आपका जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और फिर आपका चूरू है, नागौर है, इस एरिया में उसको चैनलाइज करके उसको एक्सेस पानी को उधर दे दो और वो लोग भी डिग्गियों में भर के उसको ड्रिप से और स्प्रिंकलर से अगर उसको यूज करेंगे तो पानी की बचत भी होगी और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और इनपुट को भी आप उसके अंदर कम कर सकते हैं। जैसे ड्रिप से अगर पानी देंगे उसके साथ में आप जो आपके केमिकल्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर की बात करें चाहे पेस्टिसाइड की बात करेंगे, तो उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इसमें कितने % इसमें बचत की गुंजाइश हो सकती है? इसके अंदर जैसे फुहारा सिंचाई पद्धति के अंदर तो हमारा पानी बचता है करीब 30% के आसपास। मतलब जैसे डोमेस्टिक का 30% बच रहा है, 30%? नहीं, हाँ। इरिगेशन में जो फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं, हाँ। उससे आपका 30% पानी बच हम वही कह रहे जाएगा। कि सेविंग हो जाएगा लेकिन ना। अगर ड्रिप से दे रहे हैं आप किसी भी फसल के अंदर या प्लांटेशन के अंदर या ऑर्चर्ड के अंदर, तो ड्रिप में तो आप 70 से 80% तक पानी बचा सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ। इजराइल में क्या हो रहा है, इजराइल के अंदर भी पानी की कमी है, पानी बहुत महंगा है, वो भी नीचे से निकालते हैं। 5 किलोमीटर गहराई से पानी निकलता है इजराइल के अंदर और उस अच्छा। पानी को गर्म पानी निकलता है, उसको ठंडा करके उसको ट्रीटमेंट करके और फिर वो खेती कर रहे हैं। हाँ, बहुत बड़े बड़े उनके ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इजराइल में हो रहा है। बताइए, जहाँ पर पानी कितनी कमी है, पानी कमी है। सिर्फ इसलिए कि उसको सिस्टमेटिक कर दिया, जी, लोग जी, जी। मैनेजमेंट उसका अच्छा किया। तो इसका आगे फिर क्या चल रहा है? जो नदियों को जोड़ने की प्लानिंग थी, वो जी। आज किस स्थिति में है? अभी काम चल रहा है, उस पर प्लानिंग तो है, पता नहीं किस स्टेज में है। इसमें अभी जो जल नीति बनी है, हर एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया है पानी को बचाने तो के लिए। उसके हो जाने से बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे हो सकती है। कुछ तो सुविधा हो ही रही है और होनी भी चाहिए। हाँ, एक वाटर कंजर्वेशन के लिए बारिश के पानी की जो कंजर्वेशन की बात हो रही है, आम लोग के साथ किसान अपने यूज के लिए कैसे कर सकते हैं? जैसे अभी हम लोग श्री JJT विश्वविद्यालय के परिसर में बैठे हैं, रेडियो स्टेशन में इसके बैठे हैं, तो यहाँ भी हमने आपका ही काम देखा है कि आप वाटर कंजर्वेशन के लिए जो पानी बारिश का होता है, वो 3 बड़े बड़े टैंक बनाए आपने हैं और उसमें भरे रहते हैं पानी। तो ये क्या आम किसान भी इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके पानी अपना सुरक्षित रख सकते हैं? सरकार की अभी बहुत अच्छी योजनाएं हैं किसानों के लिए। एक तो जल तलाई, जो बरसात का पानी है, बरसात के पानी को उसका एक वो बना के, पायतान बना के उसके अंदर एक कुंड बनाने की स्कीम है जिसमें 60,000 सब्सिडी है, उसको अच्छा। बढ़ा के अभी 90,000 रुपए करने जा रही है। अच्छा, हर किसान को जो करना चाह रहा है करना गवर्नमेंट चाहिए। उसको देगी। जिस एरिया में हम लोग बैठे हैं, इस एरिया का पानी बिल्कुल खारा है और सदियों से इस एरिया में हर गांव के अंदर चूने के कुंड बने हुए हैं। बरसात का पानी पिया है इन्होंने सब लोगों ने। अभी एरिया की बात कर रहे हैं, अभी तो नहर का पानी आ गया है यहाँ पे। श्रोताओं को हम अपने बता दें कि अभी हम लोग, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, शेखावटी में आता है और ये हम लोग उसमें एक चुड़ैला गांव है और ये तमाम झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ का सारा ये डिटेल्स दे रहे हैं। तो उस लिहाजन हम लोग और वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, इस पर बहुत अच्छी बात अभी चल रही है। तो ये किसानों के लिए 90,000 जो करना चाहें उनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो एक किसान कितना उसमें जमा कर सकता है पानी? उसके अंदर कम से कम 30,000 लीटर से लेके 50,000 लीटर तक की कैपेसिटी तो का। 50,000 लीटर आखिर कितने वक्त की खेती के लिए काम है? खेती के लिए पीने के पानी, ये पीने के और लिए। कुछ आप ड्रिप से करते हो तो कुछ प्लांटेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर उसको ड्रिप से आप पानी को यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे पेड़ पौधे मतलब लगाए जमीन जा से सकते जो पानी नॉर्मल तरीके से जिस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं जी, है, जी, वहाँ पे बारिश का पानी आप 30 से 50,000 लीटर जमा कर सकते हैं कर पीने सकते के लिए, जो बहुत शुद्ध होता है। जी, जी। क्योंकि हमने यहाँ भी कहीं बात चल रही थी
तो कुछ घरों में कुछ लोग बताए कि कुछ घरों में ऐसे होते हैं कि वो अपने छत पर ही मतलब बारिश का इतना सारा पानी जमा कर लेते हैं कि 6 महीने 7 महीने उनके घर के पीने का यूज़ उससे इस्तेमाल हो जाता है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और बोलते हैं कि वो इतना शुद्ध पानी होता है कि ये हम लोग बिस्लरी वाटर से बिस्लरी वाटर में तो मिनरल्स सारे निकल जाते हैं और उसमें मिनरल्स रहते हैं। तो दोनों की तुलना करके बता रहा था। तो उसके अलावे और क्या खेती के लिए जो कमी हो रही है उसका कैसे किसान करेंगे? उसमें मैं एक और आपको सजेशन देना चाहूँगा। जितने भी हमारे पारंपरिक सोर्स थे पहले पानी के, जैसे जी। गांव के अंदर जोड़ होते थे, हर गांव के अंदर जोड़ होता था, अच्छा। जहाँ पशु भी पानी पीते थे हम्म। और जन भी पानी पीता था, उसी का हाँ, पानी यूज हाँ। होता था। जोड़ मतलब थोड़ा छोटा तालाब जो तालाब छोटे टाइप, उसके हाँ। सारा पानी है, उसका कैचमेंट एरिया का पानी इसमें आता था। गांव लोग जी। डेवलप करते थे, जी, जी। जहाँ पे पानी की ज्यादा आवक होती थी ना, हम्म, उस जगह पे गांव के लोग उसको डेवलप करते थे हम्म, और उसकी साफ सफाई करते थे, उसकी खुदाई भी करते थे। उसमें मिट्टी आ जाती थी कई बार, तो अच्छा। उसके में ज्यादा से ज्यादा पानी को कैसे स्टोरेज किया जाए। हम्म, आज जितने भी जोड़ हैं गांव में, हम्म, वो जोड़ खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ये भी बहुत शेखावाटी नुकसानदेह के अंदर है। आपने देखा होगा कि हमारे सेठ साहूकारों ने ऐसी ऐसी बावड़ियां बनाई हैं जी। जिसके अंदर करोड़ों करोड़ों लीटर पानी आता है, पक्की चूने की। और आज उसको बनाओ तो बनाना भी असंभव है। कई करोड़ रुपए भी आप खर्च करें तो, जैसे मलसीसर में बनी हुई है, झुंझुनू, बड़े बड़े शहर जितने भी, बगड़ है, पिलानी है, सब जगह पे बड़ी बड़ी बावड़ियां पानी का स्टोरेज करते थे। उसी पानी को वो लोग यूज करते थे। अच्छा। फिर सब घरों में टाँके भी होते थे, जहाँ पे डार्क जोन है, जहाँ पे पानी खारा है। जैसे झुंझुनू जिले के ये अंदर टाके क्या होता है? टाँके कुंड बनाते हैं। अच्छा। कुंड बनाते घर हैं, के पास ही बना छत लेते छत हैं। छत का पानी उसके अंदर स्टोर करते हैं, घरों के अंदर बनाते हैं कुंड। अच्छा। अगर जिसके छत नहीं है, छप्पर है, तो वो ऐसा पायतान बना लेता है पक्का। कच्चा भी बना सकते हैं, उसको गोबर वगैरह से लीप के उसके पानी के कचरा वगैरह नहीं हो, ऐसे भी होते हैं गाँव के अंदर, जी। ताकि वो बरसात का पानी उसी के अंदर स्टोरेज हो जाए। बड़े बड़े खड़ीन होते थे, एनीकट बोलते हैं, कई जगह वैसे भी बनाते हैं, जैसे बरसात अच्छा। का बह के पानी निकलता है, एक उसके अंदर बैरियर डाल दिया आपने, एक दीवार खड़ी कर दी स्लोप के अगेंस्ट में, तो वहाँ पानी हो भर गया। पानी भरेगा तो पानी जमीन में जाएगा, तो नीचे वाला पानी भी ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर वाले पानी को आसानी से उपयोग किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो बरसात के जो रोकने के हमारे जो परंपरागत संसाधन थे, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, है ही नहीं। अब उनको रिवाइव करने की आवश्यकता है, उनको रीडिजाइन करने की आवश्यकता है, उसको संभालने की आवश्यकता है। क्या सरकार भी इस पर कुछ प्लान कर रही है या फिर सहयोग कर रही है? सहयोग, सरकार की अलग योजनाएं, जैसे मैंने बताया खेत तलाई के लिए है, गंगानगर हनुमानगढ़ जहाँ नहरी क्षेत्र है, वहाँ पे बड़ी बड़ी कई कई लाख लीटर की डिग्गियां भी बनाते हैं। अच्छा। नहर का पानी उसमें स्टोर कर लीजिए डिग्गी में, और जब नहर बंदी आती है उस समय उस डिग्गी से आप स्प्रिंकलर से और ड्रिप से यूज कर सकते हैं, तो कि आपका एरिया भी बढ़ जाएगा और प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। अच्छा जी, तो इस तरह की स्कीम ऑलरेडी है गवर्नमेंट की। आप इस क्षेत्र की बात करें, जी, मतलब इतनी सारी बातें हम लोग पानी के प्रिजर्वेशन की बात की, कंजर्वेशन की बात की है। एक आम किसान जो सूखा जहाँ क्षेत्र जी ज़्यादा जी है, जी, बिल्कुल वहाँ पे पानी की समस्या से बहुत जूझ रहा है और जाहिर है कमी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका निदान कैसे आप देखते हैं, किस तरीके से? इसके बहुत सारे निदान है सर, आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत किसान जरूरी, जूझते हैं इससे। जूझते, पानी है ही नहीं, पानी बरसता, पानी को जैसे मैंने बताया कि बहने से रोकना है। जी। जो बरसात का पानी, जैसे समर डीप प्लोइंग कीजिए आप, गर्मियों के अंदर गहरी जुताई मतलब ये आप हर करें। किसान इस तरीके हर से हर उसको कर किसान सकते हैं। करेगा, तो हाँ। जो भी बरसात का पानी बरसेगा वो जमीन में जाएगा और वो जमीन के अंदर लंबे समय तक बना रहेगा। अच्छा, वही डिग्गी की जो बात कर रहे हैं आप, उस तरीके का वो प्रोसेस करना। हाँ, उसमें खेत की जुताई कर देंगे तो खेत में जो पानी बरसेगा वो सारा खेत में ही रहेगा, बह के नहीं जाएगा। जुताई करेंगे तो एक स्लोप के अगेंस्ट में जुताई करें आप, जैसे खेत आपका स्लोपी है और उसकी सीधी यूं जुताई करेंगे तो जल्दी पानी निकल जाए, उसके अगेंस्ट में आप उसकी जुताई करें तो पानी अच्छा। जब उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, ज्यादा बरसेगा एक साथ, तो भी धीरे 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 आएगा नीचे पानी। और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा हमें खेत के अंदर आप जीवांश वाली खादों का हमें ज्यादा प्रयोग करना है। जीवांश वाली जैसे गोबर का खाद है, हरा खाद है, कंपोस्ट का खाद है, कचरे का खाद है,
जो भी फसलों के अवशेष है वो जमीन के अंदर ही मिलाए। ये क्या फायदा होगा पानी का? उससे सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर जिसको जीवांश की बोलते हैं, हमारी जमीनों के अंदर जीवांश की मात्रा बहुत कम है। राजस्थान की बात करते हैं अगर जमीनों की, तो यहाँ की जमीनें भूखी भी है और प्यासी भी है, पानी भी कम है और रेतीली है जमीनें, बिल्कुल रेत है। जोरदार बरसात हो जाएगी तो कट के चली जाएगी इधर से उधर, रात को आंधी आएगी, हवा चलेगी तो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। जमीन जिसको हम कहते हैं, जो खेती जिसमें प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उसकी जो डेप्थ है वो 9 इंच से लेके 1 फीट तक है सिर्फ। हाँ, उसके अंदर ही है ताकत जमीन में, नीचे वाली जमीन में कोई ताकत नहीं है जिसमें जीवांश नहीं है। जीवांश है मतलब वो अभी जो प्रेजेंट में हमारे पास उपलब्ध है, किसानों के पास जो उपलब्ध है वो मैक्सिमम 1 फीट तक की ही है। जिसके अंदर उपजाऊ भूमि बोलते हैं हमें, जी। क्योंकि जमीन में जो कुछ उगता है या पनपता है, इसके बारे में आगे हम जमीन आय के बारे में बात करेंगे। तो पानी को किस तरह से पानी की उपलब्धता बढ़ाएं जमीन के अंदर, खेती के अंदर, उसके लिए एक तो मैंने बताया समर डीप प्लोइंग करें, स्लोप के अगेंस्ट में जुताई करें और ज्यादा से ज्यादा जो जमीन होती है और ज्यादा से ज्यादा जीवांश वाली खाद उसमें समावेश होगा तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल ग्रहण क्षमता वो बढ़ जाएगी, नहीं चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो पानी को बांध के रखता है लंबे समय तक। नमी बनी रहेगी उससे। जितना जैसे राजस्थान के अंदर हम जीवांश की मात्रा की बात करते हैं तो 0.1% है जमीनों के अंदर। यूपी की तराई की बात करते हैं, हल्द्वानी के उधर की बहुत जो रिच एरिया है जी, वहाँ की जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है उनका 2% 3% तक भी है। अच्छा, हाँ, इतना फर्क है, आधे का फर्क हो जाता है। आधे का फर्क हो जाती है। चिकनी काली मिट्टी है और जहाँ पे मैकेनाइजेशन होता है, जहाँ बरसात अच्छी होती है, जहाँ पे ज्यादा घास फूस उगता है, ज्यादा फसलें होती है, तो उनका अवशेष भी जमीन के अंदर ही मिलता है। अच्छा, जैसे चावल को काटते हैं ऊपर से मशीन से या गेहूं को काटते हैं तो जो उसका अवशेष बचता है 4-6 इंच का, वो वापिस जमीन में ही तो जाता है वो। तो वो फिर जीवाश्म में परिवर्तन होगा जहाँ हाईली इंटेंसिव कल्टीवेशन होता है। अब राजस्थान में तो बरसात ही नहीं होती, फसल उगती ही नहीं है, तो उसमें जीवांश बढ़ेगा कहाँ से? वो तो रेत है। तो अच्छा, और क्या तरीका है उन लोगों को अपने पानी की उपलब्धता और सुनिश्चित करने के लिए? और एक पानी को बचाने के लिए जो ऑपरेशन, जो पानी उड़ता है जमीन से, जमीन में जो पानी है वाष्प बनकर जो वाष्प बन के उड़ जाता है, उसके लिए भी कृषि के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे आप फसल की बुआई कर रहे हैं, कोई भी फसल है, चाहे गेहूं की फसल है, चाहे कपास की फसल है, या जौ की फसल है, तेल वाली फसल है, उसके अंदर जो अनावश्यक पौधे भी बहुत ज्यादा उगते हैं। जैसे आपके गेहूं के खेत के अंदर अगर 1 बीघे के अंदर 30,000 पौधे उगे हैं तो 1 लाख पौधे घास फूस के भी उगते हैं उसके चारों तरफ। अच्छा, जो अनचाहे पौधे अनवांटेड प्लांट्स है, जिसको हम वीड्स कहते हैं, उसको अगर समय रहते उसको निकाल देंगे खेत से, निराई गुड़ाई करके अपरूटिंग कर देंगे, तो एक तो हमारी जो जमीन से नमी खींच रहे हैं वो पौधे, वो नमी बच जाएगी। दूसरा जो ऑपरेट हो रहा है पानी उनकी पत्तियों से, वो पानी भी बच जाएगा। तो उसके लिए समय रहते उसकी निराई गुड़ाई करें, वो एक मल्चिंग का काम करेगा। जो जमीन के अंदर जो लेयर है वो टूट जाएगी, जो कैपिलरी मूवमेंट पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है, उसमें एक मल्चिंग का काम करेगा। कसिया चलाएंगे तो टूट जाएगी, वो परत टूट जाएगी, जो नीचे से पानी आ रहा है उसके अंदर एक बैरियर डेवलप हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब तो वो पानी रोक लेगा, वो निकलने वो ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरा, खेतों में हमारे पास में अगर फसलों के अवशेष वगैरह है, कचरा वगैरह है, वो अगर फैला देंगे उसके ऊपर तो भी उससे फायदा होगा, वो कचरा नेक्स्ट सीजन में गल सड़ के खाद का काम भी करेगा। आजकल आपने देखा होगा गाँव के अंदर, आप देख रहे होंगे अभी तरबूज और खरबूज उगाया जा रहा है, उसके ऊपर वो पन्नी लगा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण एक तो पानी है, वो उड़ेगा नहीं, दूसरा उसमें वीड भी नहीं उगेगा। मेन पौधा पन्नी लगाने से वो पन्नी लगाएंगे, उसके अंदर होल करेंगे 2 इंच का, उसके अंदर पौधा का बीज डालेंगे, सिर्फ वही पौधा उगेगा। अच्छा, हाँ, उसमें मल्चिंग बोलते, आर्टिफिशियल मल्चिंग बोलते हैं उसको। तो वो पौधा ही उगेगा, उसके अलावा कोई पौधा भी नहीं उगेगा, और उसके नीचे जो नमी पड़ी है वो नमी भी ऑपरेशन भी नहीं होगा। तो ऐसी टेक्निक वाष्प बनकर उड़ेगा नहीं और पौधे को सफिशिएंट पानी भी मिलेगा लंबे समय तक।
इसके अलावे और कोई तरीका है? और भी बहुत सारे खेती बाड़ी के नुस्खे तो हैं। नहीं, पानी के भी हम बात करें, इसके हाँ, बाद जी, तो जी। दूसरे पॉइंट पर आएंगे। जी तो इन सारी विधि से किसान अपना बिल्कुल पानी बचा सकते पानी हैं। बचा सकता और है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे जी सारे लोगों के लिए कि पानी कैसे सुरक्षित रखा जाए, बचाया जाए, कंजर्वेशन के बहुत सारे हाँ जी। सिस्टम है, बहुत सारे इसके नियम अलावा हैं। बीच में मैं इंटरप्ट करूंगा, हाँ। थोड़ा एक बात मिस कर जी, गया था मैं। जी। जैसे आप राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए हम्म। पानी की बहुत कमी है। जी। इसमें एक तो जो अधिक पानी वाली जो फसलें हैं, हम्म, सबसे ज़्यादा पानी लगता है चावल के अंदर, उसमें मतलब पानी भरा रखना पड़ता है। हम्म, और राजस्थान में भी बहुत सारे एरियाज में चावल उगाया जाता है, जैसे कोटा है, बूंदी है, बारा हाँ, है, बिल्कुल। या हनुमानगढ़ एरिया में भी चावल की खेती होती है, जी। कपास की खेती भी होती है, गन्ने की भी होती है, हम्म, गेहूं की भी होती है। अधिक पानी चाहने वाली जो फसलें हैं, हम्म। उसके ऊपर राजस्थान जैसे प्रदेश में बैन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मैंने क्योंकि उसका ये प्रोडक्शन रोकना चाहिए। उस अधिक पानी वाली फसलों पे बैन लगना चाहिए। उस पानी को बचा के, जैसे राजस्थान का बहुत सारा एरिया, उस पानी को डेविएट करें, उस पानी को। और कम पानी वाली जो फसलें हैं, उनको प्रेरित करना चाहिए और सरकार को इंसेंटिव देना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है या रेनफेड फार्मिंग है, जो बड़ा बरसात आधारित जो किसान खेती कर रहा है, जिसके पास में पानी की कोई सुविधा नहीं है, ऐसे किसानों को सरकार द्वारा कुछ इंसेंटिव भी देना चाहिए, उसको प्राइस भी अच्छा मिलना चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव है जी, आपका। और इसके आज तो हमने पानी पर बात की है, इसके बाद फिर हम लोग बहुत सारे मुद्दे पर बात करेंगे इनसे। जल की बात हुई है, फिर जमीन है, जंगल है, उसके अलावे खेती के और कैसे कैसे सिस्टम हो सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा बढ़े, किस सीन किस सिचुएशन में, सारा कुछ। तो इनके चूंकि अपने बहुत सारे शोध हैं और बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी हैं जो गवर्नमेंट को भी मिलते रहते हैं और आम जनता को भी ये देते रहते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके बाद फिर इनसे मुलाकात होगी बहुत सारे मुद्दे पर जो कृषि से संबंधित हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बहुत लाभान्वित भी करेंगे, बहुत आप लोग के लिए यूज़फुल होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद कि आपको। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और इन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा वो। और इसके आगे हम और भी दूसरी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।